हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू एकेडमी उत्थान। दिस इज श्रेया राज। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर। यानी कि इसमें आपको क्या दिया रहता है, आपके ही बुक के इस चैप्टर से कोई भी बीच से एक दो लाइन उठा दिया जाता है जिसमें कि आपको एक्सप्लेन करने के लिए कहा जाता है। और ये एक या दो एक्सप्लेनेशन आपसे एक चैप्टर से ही पूछे जाते हैं, क्योंकि और करके क्वेश्चन होता है। और ये 4 मार्क्स के होते हैं, यानी कि आप अगर एक एक्सप्लेनेशन लिखते हैं तो वो आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। इसके अलावा क्वेश्चन आंसर जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आज हम ये दोनों करेंगे। हम सीखेंगे कि किस तरह से लिखा जाता है और कौन कौन से इससे आ सकते हैं, ये भी देखेंगे। तो चलिए लास्ट तक इसको देखिएगा, समझिएगा, चीज़ों को नोट कीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम एक्सप्लेनेशन सीखना चाहते हैं, क्योंकि ये सिर्फ इसी में नहीं पूछा जाएगा, एक चैप्टर से ही नहीं, इसमें से जितने भी चैप्टर है आपके बुक में किसी से भी ये पूछा जा सकता है। और जो जो इम्पोर्टेंट होंगी वो तो मैं आपको बता ही दूंगी। तो किस तरह से इसे लिखेंगे, तो सबसे पहले किसी भी चैप्टर में आपको मैं हमेशा ये चीज़ बताती हूँ, चूँकि मैं आपको पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन भी पढ़ा चुकी हूँ बुक का, उसके अलावा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और समरी में करा चुकी हूँ। तो उसमें मैं आपको बताई थी कि इसमें आपको 2 चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। एक तो इस ऐसे में, यानी कि इस लेसन में है क्या, इस लेसन में है क्या, और उसके बाद फिर इसके जो राइटर हैं उनके बारे में। तो देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन के लिए कुछ नोटेड पॉइंट है, समझ लीजिए पूरे चैप्टर के लिए। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर लिखा किसने है, तो महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था, मोहनदास करमचंद गांधी। और ये क्या कहलाते थे, तो द फादर ऑफ नेशन, यानी कि बापू। और ये प्रिस्ट ऑफ नॉन वायलेंस, यानी कि ये अहिंसा के पुजारी थे, हिंसा ये नहीं पसंद करते थे, नॉन वायलेंस के ये प्रिस्ट थे। और इसके अलावा ये क्या थे, तो फ्रीडम फाइटर थे। ये तो आपको पता ही है कि 1952 1948 तक ये फ्रीडम फाइटर रह चुके हैं हमारे देश के। उसके अलावा देखिए, अगर हम इस एसे की बात करें तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्या है, एक एसे है। एंड अबाउट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के बारे में ये है, इंडिया इज़ अ ग्रेट कंट्री, आवर सिविलाइजेशन इज़ ग्रेटर देन वेस्टर्न सिविलाइजेशन, मॉरल, विलेज लाइफ, फिजिकल वर्क। इन सबको मतलब कि ये जो पूरा चैप्टर है, समझ लीजिए इतने पॉइंट्स में कवर हो चुका है। ये पूरा चैप्टर इतने पॉइंट्स में कवर हो चुका है। और अगर आप इस पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, इसमें कोई भी आपको डिफ़िकल्टीज नहीं आएगी। तो इसे आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद देखिए, चूँकि आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सप्लेनेशन, तो मैं आपको बताई थी कि इसको लिखना कैसे है। तो देखिए, इसमें कुछ आपको सेंटेंसेस मिलेंगे, आप किससे स्टार्ट कर सकते हैं, ये सेंटेंसेस आप देख लीजिए। उसके बाद फिर हम इसके एक्सप्लेनेशन को देखेंगे कि किस तरह से, और उसके बाद फिर इसके क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। तो देखिए क्या है सेंटेंसेस। तो इन सेंटेंसों में जब स्टार्ट करना है हमें एक्सप्लेनेशन, तो किससे करना है, चूँकि आपको पता है कि ये एक लाइन होता है। जैसे देखिए, सिविलाइजेशन इज दैट मॉट विच पॉइंट्स आउट टू मैन पथ ऑफ ड्यूटी। ये क्या है, एक प्रकार का लाइन है, और इसी को हमें एक्सप्लेन करना। और चूँकि आपको पता है कि ये 4 नंबर का होता है, तो 4 नंबर तो हमें एक लाइन लिखने से तो नहीं दे दिया जाएगा ना। तो इसके लिए तो कम से कम हमें एक समरी के लिए 1.5 पेज लिखते हैं तब 5 नंबर मिलता है। 4 नंबर के लिए 1 पेज तो लिखना होगा। देखिए आराम से लिखेंगे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा, एकदम ईजी वे में। तो देखिए क्या चीज़ से आप स्टार्ट कर सकते हैं, तो इसका स्टार्टिंग आप कर सकते हैं, दिस लाइन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम, या फिर दिस लाइन्स ऑक्यूर इन, या फिर दिस इज द मेन लाइन ऑफ द लेसन, या फिर दिस लाइन इज पार्ट ऑफ द लेसन, या दिस इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द लेसन, या फिर द अबव लाइन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द लेसन, या फिर द फॉलोइंग लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम। तो इसमें कोई आप एक लाइन चूज कर लीजिए, सबसे ऊपर वाला ही चूज कर लीजिए, और सारे एक्सप्लेनेशन में आप एक ही लाइन का यूज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। दिस लाइन इज हैज़ बीन टेकन फ्रॉम, ठीक, आपने एक को इसमें चूज कर लिया, आपको जो इजी लगे इसमें आप इसे चूज कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है, इट हैज बीन। उसके बाद हमें पैराग्राफ चेंज करना है, क्योंकि हमें ऐसा आंसर राइटिंग लिखना है कि फुल के फुल मार्क्स मिले। तो इट हैज़ बीन रिटन बाय, इट हैज़ बीन डिलीवर्ड बाय, इट हैज़ बिन एड्रेस्ड बाय, या इट हैज़ बिन नरेटेड बाय। तो आप किसी का भी एक चूज कर लीजिए, कोई भी एक। तो सबसे इजी तो यही होता है, इट हैज़ बिन रिटन बाय। एक चीज़ याद रखना है बस, सारा तो उसी में यूज करना है। फिर देखिए उसके बाद राइटर जो होते हैं उनके बारे में हमें लिखना है, पैराग्राफ चेंज करके। मैं समरी में भी आपको बता चुकी हूँ। तो ही इज़, या फिर सी इज, या ही वाज, या सी वाज, जैसा सेंटेंस रहेगा उसके अनुसार हमें ये चीज़ करना है। उसके बाद देखिए 2-3 लाइन उनके बारे में लिखना है। फिर क्या लिखना है, तो फिर ऐसे के बारे में लिखना है कि ये क्या है, ये जो लेसन है हमारा क्या है। फिर ऑथर जो हमारे लेखक हैं वो क्या कहना चाहते हैं, वांट्स टू से दैट। देखिए फिर अकॉर्डिंग टू द ऑथर, अकॉर्डिंग टू द ऑथर, और उसके बाद फिर हेयर द राइटर सेज। तो ये क्या हो गया, तो ये एक तरह से आपका स्क्रिप्ट कह लीजिए जिसे, कि ये आपका पार्ट
हो गया कि इस तरह से ये लाइन ऐसे ऐसे हमें लिख लेना है, और आप समझ लीजिए ऐसे लिखिएगा तो फुल मार्क्स आपके आएंगे। और अगर समझ में नहीं आया तो देखिए अब मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से लिखना है। तो आप ये जो आपको इतना दिख रहा है ना, इसे आप एक्सप्लेनेशन के लिए गाने की तरह याद कर लीजिए, क्योंकि इससे आपके 4 नंबर या 8 नंबर आएंगे। तो इतना तो हमें याद हो ही जाना चाहिए, वो भी नॉर्मल है। तो देखिए क्या है, तो आप जब भी एक्सप्लेनेशन स्टार्ट कैसे करेंगे, तो दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। These lines have been taken from Indian civilization and culture. It has been written by महात्मा गांधी। फिर देखिए पैराग्राफ चेंज करके, हिज फुल नेम वाज मोहनदास करमचंद गांधी। He was born on 2 October in 1869 in Gujarat. He was a great freedom fighter and nation builder. He was a great freedom fighter and nation builder. He is called the father of the nation, और बापू के नाम से भी ये जाने जाते हैं। ठीक, दिस ऐसे हैज़ बीन टेकन फ्रॉम माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ये जो लिया गया है किससे, तो इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, उससे इसे लिया गया। तो कितना ईजी है कि ये जो इसे किससे लिया गया है, तो ये लिया गया इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर से। ये महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया है। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ। ये एक बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर थे और नेशन बिल्डर थे, यानी राष्ट्र निर्माता, और ये बापू और फादर ऑफ नेशन के नाम से जानते थे। और ये जो ऐसे है ये कहाँ से लिया गया है, तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ से। देखिए उसके बाद क्या है, तो पैराग्राफ चेंज करके हमें लिखना है फिर कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज एन एसे। इट इन दिस एसे गांधी जी टॉक्स अबाउट इंडियन सिविलाइजेशन एंड वेस्टर्न सिविलाइजेशन। ये किसके बारे में लिया गया है, तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड वेस्टर्न सिविलाइजेशन के बारे में। आप इसे एकदम गाने की तरह याद कर लीजिए, बहुत मुश्किल ये नहीं है। आप इतना लिखने के बाद मात्र नीचे 2 लाइन सिर्फ लिखेंगे ना, जो आपका दिया हो रहेगा मात्र उसके बारे में 2 लाइन, तो आपको फुल के फुल मार्क्स मिलेंगे। तो आप समरी में भी इसे लिख सकते हैं। समरी में सिर्फ दिस लाइन्स के जगह आपको दिस ऐसे का यूज करना है। ठीक, तो वो मैं बता ही चुकी हूँ। तो देखिए कितना ईजी है। अब उसके बाद देख लेते हैं कौन कौन सा एक्सप्लेनेशन इससे इंपॉर्टेंट आएगा। तो देखिए इसमें से आपको 2 ध्यान रखना है। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से 2 एक्सप्लेनेशन आपको ध्यान रखना है। बाकी मैं प्लॉट बता ही दी हूँ, तो अगर कुछ भी पूछ लिया जाए तो आप उससे बना लेंगे। देखिए कौन सा है पहला, तो पहला है कि सिविलाइजेशन इज दैट मोड विच पॉइंट्स आउट टू द मेन द पथ ऑफ ड्यूटी। इसमें सिविलाइजेशन ने ये एक लाइन दिया गया, इंडियन सिविलाइजेशन के बुक से ही यानी चैप्टर से ही ये लाइन उठा लिया गया है कि सिविलाइजेशन इज दैट मोड विच पॉइंट्स आउट द मेन द ऑफ ड्यूटी। ठीक, अब इसके बारे में हमें लिखना है। तो हमें क्या लिखना है, कुछ भी नहीं लिखना है इसमें कि ड्यूटी के बारे में पूछा जा रहा, तो बस इतना लिख दीजिए। आप ऊपर से नीचे बिना कुछ सोचे समझे इतना लिख दीजिए। इतना लिखने के बाद आपने जब यहाँ तक लिख लिया तो फिर पैराग्राफ चेंज कीजिए, और पैराग्राफ चेंज करने के बाद कुछ नहीं, बस यहाँ से लिख दीजिए हेयर, यहाँ जो है हेयर गांधी जी टेल्स द इम्पोर्टेंस ऑफ प्योर कंडक्ट टू मेक लाइफ वर्दी। यानी कि यहाँ पे गांधी जी महत्व बताते हैं किसके बारे में, तो एकदम शुद्ध आचरण। प्योर कंडक्ट का मतलब शुद्ध आचरण, जो कि लाइफ को अच्छा बनाता हो। एकदम शुद्ध आचरण के बारे में महात्मा गांधी जी बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू हिम का मतलब गांधी जी, तो अकॉर्डिंग टू हिम सिविलाइजेशन इज रिलेटेड टू आवर थिंकिंग। यानी कि ये जो सभ्यता होती है ये किससे संबंधित होती है, तो हमारी सोच पे डिपेंड करती है, हमारी सोच से संबंधित होती है सभ्यता। विच लीड्स का मतलब तो आप जानते हैं अगुवाई करना होता है, यानी कि लीडरशिप, जैसा आपने सुना है लीड कर रहा है, कोई रोल लीड कर रहे हैं, तो वही चीज़ लीड्स होती है। अस टू परफॉर्म आवर ड्यूटी वेल, जो कि हमारे जो ड्यूटी है, हमारी जो कर्तव्य है उसका बहुत अच्छा बनाती है, हमारी ड्यूटी को बहुत अच्छा बनाती है। उसके बाद देखिए सिविलाइज्ड मीन्स टू बिकम गुड इन आवर मॉरल एंड कंडक्ट। यानी कि ये जो सिविलाइजेशन है, सिविलाइजेशन का मतलब, सिविलाइज्ड का मतलब क्या होता है, सभ्य व्यक्ति आप किसे कहते हैं, जो कि एक अच्छा व्यक्ति हो आचरण से भी और नैतिकता से भी। तो सेम थिंग यहाँ भी है, सिविलाइजेशन मीन्स टू बिकम गुड इन आवर मॉरल एंड कंडक्ट। ठीक, उसके बाद देखिए वी शुड हैव गुड क्वालिटी। हमारे पास क्या होनी चाहिए, तो अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए। कितना सिंपल वर्ड है, आपको बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड वर्ड नहीं लिखना है। आप यहाँ तक लिख लिए, उसके बाद पैराग्राफ चेंज करके आपने यहाँ से यहाँ तक लिख लिया, बस हो गया आपका फुल का फुल मार्क्स एकदम पक्का, कोई काटेगा नहीं, 1 नंबर भी नहीं। बस साफ साफ राइटिंग में इतनी चीज़ें आप लिख देंगे, एक्सप्लेनेशन में फुल के फुल मार्क्स। फिर देखिए सेकेंड एक्सप्लेनेशन में भी वही करना है। तो ये जो सेकेंड नंबर दिख रहा है ये क्या है, तो माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड। ये भी डायरेक्ट उसी से उठा लिया गया है, तो माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड। फिर देखिए इसमें क्या करना है, इसमें भी जस्ट लाइक यहीं तक लिखना है। जो भी गाना है हमारा, ये गाना एकदम यहीं तक लिख देना है। उसके बाद फिर स्टार्ट करना है यहाँ से। तो कहाँ से स्टार्ट करना है, तो बस
यहाँ से छोड़ देना है, जहाँ तक महात्मा गांधी के बारे में यहाँ से स्टार्ट कर लेना है, ठीक। यहाँ से आप स्टार्ट कर लीजिए ये इस लाइन से कि महात्मा गांधी सेज माइंड इज़ अ रेस्टलेस बर्ड। महात्मा गांधी सेज माइंड इज़ अ रेस्टलेस बर्ड बिकॉज द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, यानी कि इसे जितना अधिक मिलता है, मोर इट गेट्स, जितना अधिक लोग पाते हैं उससे ज़्यादा अधिक वो इच्छा करते हैं, उससे ज़्यादा चाहते हैं। यही तो है कि माइंड जो हमारा है एक बेचैन पक्षी है। तो क्यों है? क्योंकि जितना हमें मिलता है हम उससे अधिक चाहते हैं। एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, और तब भी हम क्या होते हैं? तो अनसेटिस्फाइड यानी कि असंतुष्ट होते हैं, हमें तब भी संतुष्टि नहीं मिलती है। आवर नीड्स आर अनएंडिंग, यानी कि हमारी जो आवश्यकता है, हमारी जो ज़रूरत है वो कभी समाप्त होने वाली नहीं है, अनएंडिंग है। द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैशंस, यानी कि हम अपने जितने अधिक शौक पालते हैं, जितने अधिक शौक हम रखते हैं, द मोर अनब्रिडल्ड दे बिकम, और वो क्या होते हैं कि बढ़ते ही जाते हैं, वो कभी पूरे नहीं होते। हम जितने भी शौक रखते हैं वो कभी पूरे नहीं होते, क्योंकि वो हर प्रतिदिन बढ़ते जाता है। क्यों ना, अब किसी व्यक्ति के पास साइकिल है तो वो इच्छा करता है कि उसके पास बाइक हो जाए, जब बाइक होता है तो वो इच्छा करता है कार हो जाए, जब कार होता है तो कार में भी हमें इससे ऊंची कार चाहिए, इससे अधिक दाम की कार चाहिए, इससे अधिक कीमत की ये चाहिए। तो उसी तरह से होता है कि इंसान की जो इच्छाएं होती है वो जितना मिलता है उससे ज़्यादा रोज़ बढ़ते जाते हैं। तो वही गांधी जी कह रहे हैं कि माइंड इज़ अ रेस्टलेस बर्ड, यानी कि मन जो है ये एक बेचैन पक्षी है। द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। तो आपने यहाँ से देख लिया, आपका एक्सप्लेनेशन समझिए कंप्लीट हो चुका है। बस जैसे मैंने आपको लिखने बताया आप लिख लीजिए, नोट पॉइंट कर लीजिए, नोट कर लीजिए आप किसी भी कॉपी में। एक्सप्लेनेशन, समरीज सब मैं आपको करा ही रही हूँ। और आपने अगर पहले वाला नहीं देखा है तो आप वो भी जाके ज़रूर देखिए, आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा। फिर देखिए अब हम क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं। हमें क्या करना है? अब हमें क्वेश्चन आंसर करना है। अब हमें क्या करना है? तो क्वेश्चन आंसर। तो कौन कौन से इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आ सकते हैं ये हम देखते हैं। बाकी तो मैं आपको सारा तरीका बता दी हूँ, कुछ भी आएगा तो आप लिख लेंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है। देख लीजिए फिर क्वेश्चन आंसर क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आंसर है कि व्हाई डज गांधी जी से दैट माइंड इज़ अ रेस्टलेस बर्ड। देखिए फिर से वही चीज़ें आ गई, रिपीट करके इतनी बार आएगी ना सारी चीज़ें कि आपको याद करने की तो ज़रूरत ही नहीं होगी। व्हाट मेक्स द माइंड रेस्टलेस, यानी कि हमारा गांधी जी क्यों कहते हैं कि हमारा मन जो है एक बेचैन पक्षी है। हमारे मन को ये बेचैन पक्षी बनाता कौन है? व्हाट मेक्स माइंड रेस्टलेस, क्या वैसी कौन सी चीज़ है जो हमारे मन को बेचैन पक्षी बनाता है? सिंपल है, इसमें अगर आप लिखना चाहें एक दो लाइन तो लिख सकते हैं कि दिस इज टेकन फ्रॉम माई एक्सपेरिमेंट थ्रू द, या फिर दिस इज एन एसे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इट हैज़ बिन रिटन बाय महात्मा गांधी। और नहीं भी लिखना चाहते चूँकि ये 2 मार्क्स के होते हैं तो आप इसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो देखिए क्या लिखना है इसमें। तो इसमें लिखना है कि महात्मा गांधी वॉज ए मैन ऑफ एक्सपीरियंस, यानी कि महात्मा गांधी जो है एक अनुभवी व्यक्ति हैं, एक मैन ऑफ एक्सपीरियंस यानी कि एक अनुभवी व्यक्ति हैं। ही फेल्ट दैट माइंड इज़ अ रेस्टलेस बर्ड, इन्होंने ऐसा महसूस किया। फेल्ट देखिए V2 का यूज हुआ है, फील यानी महसूस करना, उसका V2 फेल्ट। तो ही फेल्ट दैट माइंड इज़ अ रेस्टलेस बर्ड, इन्होंने महसूस किया है कि हमारा जो मस्तिष्क होता है, मानव जो होता है वो कैसा होता है? तो एक बेचैन पक्षी होता है। क्योंकि द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, यानी कि बिकॉज का मतलब क्योंकि ये जितना अधिक पाता है उससे ज़्यादा ये चाहता है। एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, और फिर भी यह असंतुष्ट होता है। गांधी जी फेल्ट दैट द मोर वी इंडल्ज, फिर देखिए सेम वही चीज़ें आ रही हैं रिपीट होके कि गांधी जी ने कहा है, महसूस किया है कि हम लोग जितनी अपनी शौक़ में लिप्त होते हैं, हम लोग जितना अपना शौक़ पालते हैं उतने ही अनसेटिस्फाइड होते जाते हैं, उतने ही दुखी होते जाते हैं, क्योंकि हमारे शौक़ कभी ख़त्म नहीं होते हैं। द काउज ऑफ माइंड बीइंग रेस्टलेस इज़ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ आवर नीड्स। और यहाँ पे पूछा है देखिए कि व्हाट मेक्स द माइंड रेस्टलेस, तो क्या कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमारे मन को बेचैन बनाता है? तो इसका कारण क्या है? तो माइंड बीइंग रेस्टलेस इज़ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ आवर नीड्स, यानी कि हमारी जो ज़रूरतें हैं उसका अधिक होना, अनगिनत होना। मल्टीप्लिकेशन का मतलब ही अनगिनत होना। आवर माइंड इज़ नेवर सेटिस्फाइड, हमारा जो मस्तिष्क होता है वो कभी भी संतुष्ट नहीं होता है। बस इतना लिखिए, आपका 2 में 2 नंबर फिक्स है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ डिड आवर एंसेस्टर्स व्यू लार्ज सिटीज़, यानी कि हमारे जो पूर्वज थे उनका कैसा व्यू है लार्ज सिटीज़ के बारे में, बड़े बड़े शहरों के बारे में। तो मैं आपको एक्सप्लेनेशन में बहुत अच्छे तरीके से इसे बता चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो आप वो भी जाके ज़रूर देखें, प्लेलिस्ट बन गई है और इसमें डिस्क्रिप्शन में भी लिंक देखूँगी मैं, अगर डाल सकती हूँ तो डाल दूँगी। तो आप ज़रूर जाके देखें, आप अलग नोट भी करते जाएँ सबको, ऑब्जेक्टिव को प्लस सब्जेक्टिव को। वाई वर द
सेटिस्फाइड विद स्मॉल विलेज, यानी कि वे लोग क्यों संतुष्ट थे, छोटे से गांव में क्यों संतुष्ट थे, और उनका क्यों ऐसा कथन था कि जो बड़े बड़े शहरों होते हैं उनके बारे में वो क्या सोचते थे। देखिए, द व्यू द लार्ज सिटीज़ एज स्नेयर एज यूजलेस इनकम्ब्रेंसेस, यानी कि जो ये बड़े बड़े शहरें होते हैं ये कैसे होते हैं, तो ये जो बड़ा शहर होता है तो वो किससे भरा होता है, तो भार से, बुरे कर्मों से, लालच से, इन सब से भरा होता है ये बड़ा शहर। हैविंग गैंग्स ऑफ थिप्स, यानी कि चोरों के गैंग होते हैं वहाँ पे, क्या होते हैं, तो गैंग्स ऑफ थिप्स, चोरों के गैंग होते हैं। रॉबर्स एंड प्रोस्टिट्यूट्स, यानी कि डाकू होते हैं, वैश्यागिरी होती है, गलत काम होते हैं बड़े बड़े शहरों में। देयर विलेज फुलफिल्ड ऑल देयर नीड्स, वो जो गांव होते हैं हमारे वो सभी किससे भरे हुए हैं, तो आवश्यकताओं से, यानी कि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता, यहाँ पर सिर्फ आवश्यकता की पूर्ति होती है। सो दे वेर सेटिस्फाइड विद स्मॉल विलेज, इसीलिए वे लोग जो थे वो छोटे से गाँव में संतुष्ट थे। बस हो गया, यहाँ इसका यही तक आपको लिखना है। फिर देखिए, हाउ डिड आवर एंसेस्टर एंजॉय ट्रू होम रूल, फिर वही बात आया कि ये जो घरेलू जीवन थे हमारे पूर्वजों ने क्यों उन्हें अच्छा लगा, यानी गांव का जीवन, घरेलू जीवन उन्हें क्यों अच्छा लगा, तो सेम कारण है उसका भी। तो देखिए क्या है इसका आंसर होगा, तो आवर एंसेस्टर्स सॉ दैट किंग्स ऑल पावरफुल, हमारे जो एंसेस्टर्स थे उनका कहना था कि जो राजा होते हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं, पूरी तरह पावरफुल होते हैं, लेकिन वो जो होते हैं उनकी जो इन्फीरियर तलवार स्वेट्स होती है उतनी ज़्यादा चमकदार नहीं होती है जितना कि हमारे यहाँ के ऋषि और फ़कीर होते हैं। हमारे यहाँ के ऋषि और फ़कीर राजा से बढ़कर होते हैं, ऐसा कहा गया है हमारे एंसेस्टरों के द्वारा, पूर्वजों के द्वारा। द नेशन हैड कोर्ट्स, हमारे जो राष्ट्र हैं वहाँ कोर्ट्स थे, यानी कि कोर्ट, न्यायालय जिसे आप कहते हैं। लॉयर्स एंड डॉक्टर्स, लॉयर्स भी थे और डॉक्टर्स भी थे। व्हाट वेर ऑल विद इन बॉन्ड्स, लेकिन वो सब जो थे वो एक बंधन में बंधे थे, बॉन्ड्स में, यानी सब जो एक बंधन में बंधे थे। वकील्स एंड वैद्स डिड नॉट रॉब पीपुल, यानी कि वकील और वैद्य जो थे वो लोगों को लूटते नहीं थे, वो लोगों को लूटते नहीं थे, उनके साथ कोई भी नाइंसाफ़ी नहीं करते थे। दे वर कंसिडर्ड पीपुल्स डिपेंड्स नॉट देयर मास्टर्स, यानी कि वे लोग जो थे वो किस पे डिपेंड करते थे, तो लोगों पे डिपेंड करते थे, ना कि उनकी डिग्रियों पे। बात सही है, अगर वकील है कोई, हम अगर कोई केस लेके उसके पास नहीं जाएं, लोग उसके पास केस नहीं लेके जाए तो उसका काम कैसे चलेगा, वो बेरोजगार हो जाएगा। तो किस पे डिपेंड करता है, तो लोगों पे। अगर कोई डॉक्टर है और डॉक्टर के पास मरीज नहीं जाए, पेशेंट नहीं जाए, तो वो तो कंगाल हो जाएगा उसके पास, तो फिर कोई काम नहीं बचेगा, तो वो बेरोजगार हो जाएगा। तो यहाँ इनका यही कहना है कि ये जो वकील होते हैं, वैद्य होते थे, ये लोगों को नहीं लूटते थे और ना ही वो अपने मास्टर्स पे, अपनी डिग्रियों पे कभी अभिमान करते थे। वो किस पे डिपेंड होते थे, तो आम लोगों पे। द ऑर्डिनरी रूल वाज टू अवॉइड, यानी कि जो साधारण रूल था फालतू वाला सब उसे हटा दिया गया, टाल दिया गया, अवॉइड कर दिया गया। तो देखिए इसका आंसर इतना हो सकता है, आराम से आप इसे लिख सकते हैं। तो आज आपने देख लिया, एक्सप्लेनेशन देख लिया, सीख लिया कि कैसे लिखना है। कोई भी टॉपिक आ जाए, कोई भी कुछ आ जाए तो आप आराम से एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं। साथ ही मैंने आपको एक गाने की तरह गाने भी दे दिया, ऐसे 2 से 4 बार पढ़ेंगे आपको चीज़ें पूरी तरह से अच्छे से याद हो जाएगी। 1-2 बार आप इसे लिख लेंगे, क्योंकि जो मैं आपको इसमें बताई हूँ, 2 एक्सप्लेनेशन बताई हूँ, इन दोनों को आप इस तरह से जैसे मैं बताई हूँ आप इसे अपने कॉपी में नोट कर लेंगे, साथ ही क्वेश्चन आंसर लिख लेंगे। बाकी आपने ऑब्जेक्टिव और समरी सब कर ही लिया है, तो आपका ये लेसन ख़त्म हो गया। समझ लीजिए आप कितने मार्क्स इससे आ गए, तो 6 या 10 तो आप इसी से मान लीजिए, 4 एक्सप्लेनेशन के और 2 क्वेश्चन से। 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, 4 क्वेश्चन भी, 3 क्वेश्चन भी, तो समझ लीजिए आप इससे 6 मार्क्स से ले लीजिए। तो इससे इतना ले लिया, समरी से 5 ले लिया और उसके बाद फिर ऑब्जेक्टिव से ले लिया 5-6, तो मतलब लगभग 20-25 आपके क्वेश्चन किससे आ जाएंगे। तो 20 नंबर तो आप मान लीजिए कि इसी से है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर तो कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट होता है। तो वो मैं आपको भली भांति अच्छे तरीके से करा दी हूँ। अगर आपने अच्छे से कर लिया ये 4-5-6 वीडियोस, तो आपके समझ लीजिए 20 मार्क्स तो एकदम पक्के हैं। तो चलिए, अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। अब फिर हम नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर भारत इज माई होम पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, चलिए फिर, जय हिंद।